स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं भारत की खोज में पाठ 2 तलाश, जो कि आधा तो हमने पहले दिन पढ़ा था। आज हम आगे का भाग पढ़ेंगे। तो भारत माता, नेहरू जी भारत माता के बारे में क्या बताते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता। कौन से देश की? हिंदुस्तान की। और साथ ही भारत की जो जातियों के संस्थापक भरत के नाम पर इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। तो यह भारत किसके नाम पर पड़ा था? भरत के नाम से भारत बना था। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी। गरीबी, कर्ज निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। यानी हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था, तभी हमें दबाया गया था। साथ ही यह थी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उनके बारे में सोचे, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम एक हिस्से में हैं। नेहरू जी कहते हैं कि कभी कभी जैसे ही मैं किसी के सभा में पहुंचता था तो मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंजता था, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न करता था कि इस पुकार से उनका क्या आशय, क्या मतलब है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। उनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि वे मुझे क्या जवाब दें, और तब वे एक दूसरे की ओर फिर मेरी ओर ताकने लगते। ताकना और देखने लगता। मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट, जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता है कि भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। फिर मैं सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की, या जिले की, या राज्य की? या पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला कब तक चलता रहता, जब तक वे प्रयत्न करते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो जिन्होंने सोच रखा है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अब हम पढ़ेंगे भारत की विविधता और एकता। कि भारत में विविधता है परंतु फिर भी एकता देखने को मिलती है। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुकता संबंध शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी है। बाहर से देखने पर उस उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें तक किस्म भी भिन्न भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में, भाषा में एक दूसरे से भिन्न हैं, परंतु फिर भी एक हैं। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण है, बाकी की स्थिति कई इन दो के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है।
यह जानकारी बेहद हैरत तथा आश्चर्य में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषी लोग हैं, लेकिन फिर भी एक हैं। इसके बावजूद उन सब के गुण दोष एक जैसे ही हैं। इसमें बताया गया है कि विविध भाषाएं बोली जाती हैं, हमारा पहनावा भी अलग है, फिर भी हमें एक हैं। किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी छोटी भिन्नता हमेशा देखी जा सकती है। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशों या समुदाय से की जाती है। आगे हम पढ़ेंगे जन संस्कृति। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती थी। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा। इस पृष्ठभूमि में क्या क्या था? लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक, पुरा कथाओं, मिथक होता जनश्रुति का मेल था और इनमें किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य, कौन कौन से महाकाव्य? रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित होता छपा हुआ था। और उसने उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे और अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर या तो उन्हें उद्धृत करते थे या फिर प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो। नेहरू जी बताते हैं कि चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थी, यानी बहुत मुश्किलें थी और उनकी छाप हर माथे पर थी, यानी गरीबी और उससे पैदा होने वाली समस्याएं सबके लिए थी। जिंदगी को कुचल कर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखदायी नहीं था, पर भारत की वास्तविकता यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल होता तेज, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमानसाई थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। तो बच्चों, यह पाठ समाप्त हुआ। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और समझोगे। धन्यवाद।